Hello, good afternoon, everyone. I am Dr. Chanchal Gupta, Senior Consultant and Head of the Department Obstetrics and Gynecology at Asian Fidelis Hospital, Greater Faridabad. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो मोस्ट कॉमनली ओपीडी पेशेंट्स हमारे होते हैं। ओपीडी में गर्ल्स या लेडीज आती हैं, उनकी मेन जो प्रॉब्लम होती है वो मेंसेस से रिलेटेड होती है। तो हर एज के हिसाब से प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करते हैं अर्ली मेनार्कियल एज की, या फिर जो गर्ल्स हैं जिनको पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं 11-12 साल से लेके 15-16 साल की लड़कियों की, तो उनकी मदर्स का इशू होता है कि उनको रेगुलर साइकिल्स नहीं आती हैं। तो ये जो साइकिल्स रेगुलर है, ये शुरू के जो 2-3 साल होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि गर्ल्स को रेगुलर पीरियड्स आएंगे। वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिलेड हो, ऐसा भी हो सकता है जब आए तो थोड़े से लंबे चले। इसका रीजन ये होता है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या हार्मोनल मेच्योरिटी होती है वो नहीं हुई होती। इसी वजह से जो पीरियड्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पीरियड्स शुरू होने के 2-3 साल के बाद भी ऐसा होता है कि पीरियड्स लेट आ रहे हैं, तब हमें देखना पड़ता है कि क्या रीजंस हैं। और उसके रीजंस इस तरह से होते हैं कि या तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो बहुत कॉमन है, पीसीओडी, पीसीओएस के नाम से लोग जानते हैं, वह प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस फैमिली में किसी को थायराइड है तो भी थायराइड प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं ये प्रॉब्लम्स। या फिर आपके बच्चे आजकल थोड़ी सी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में नहीं मशगूल होते हैं, तो उनका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, उस वजह से भी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। या फिर खून की कमी, एनीमिया। एनीमिया भी एक ऐसा कारण है, अगर प्रॉपर डाइट में आयरन नहीं है, आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं है, तो ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन फॉल करने से भी पीरियड्स कई बार कम आते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं। तो अगर पीरियड शुरू होने के 2 से 3 साल के बाद भी प्रॉब्लम है तो वी हैव टू कंसल्ट, और ये देखना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो हमें ये सब कारण ढूंढने पड़ते हैं। पीसीओडी जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स एक रोल प्ले करते हैं अपना, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, जिसके अंदर हेल्दी डाइट इंक्लूड होनी चाहिए। देखो, एज ग्रुप इस तरह की है, वी कैन नॉट से कि चिल्ड्रन विल नॉट हैव जंक फूड या वो नहीं खाएंगे इस तरह की चीजें, बट वो एक लिमिट तक होनी चाहिए, विच शुड इंक्लूड हेल्दी फूड एज वेल। दूसरा, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइजेस इंक्लूड होनी चाहिए। तो इन सब चीजों से भी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब होती है। दूसरा एक एज ग्रुप होता है जिसमें नॉर्मल तरीके से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है, वो होता है जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, हम उसको पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप बोलते हैं। उस एज ग्रुप में भी ऐसा ही होता है कि रेगुलर साइकिल्स होती हैं, या जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, या फिर प्रोलॉन्ग चलते हैं, स्लाइटली हैवियर ब्लीडिंग होती है। कुछ लोग इसमें कंप्लेन ये भी करते हैं कि बहुत लेट आते हैं, स्किप होके पीरियड्स आते हैं। तो इस एज ग्रुप में भी अगर इस तरह का पैटर्न है, दैट इज 45 ईयर्स के बाद, 45 to 50 ईयर्स के बीच में, तो भी वो टू सम एक्सटेंड नॉर्मल है। बट उसकी एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं, चेक करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड या एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए हमें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एज ग्रुप है वो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी जो मैरिड विमेन है आफ्टर द एज ऑफ 20-23 से 45 ईयर्स तक की एज। इनके अंदर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे हार्मोन्स में इंक्लूड करते हैं हम, थायराइड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन आपका बढ़ा हुआ है, तो आपको पीरियड्स लेट होके आ सकते हैं। या वेट आपका हायर साइड है जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है, तो भी आपको पीरियड्स कम आएंगे या लेट होके आएंगे। या फिर आप किसी तरह की और मेडिकल डिजीजेस आपको हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ भी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। तीसरा रीजन होता है कि अगर आपको कोई आप मेडिसिन लेते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, या आपको मल्टी लोड लगा हुआ है, उनके साथ भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए आपको, अगर मल्टी लोड लगा है किसी को ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उसके साथ कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स थोड़े से हैवी आते हैं, या इन बिटवीन स्पॉटिंग ब्लीडिंग होने लग जाती है।
बाकी जो स्ट्रक्चरल कॉजेस हम जिसको बोलते हैं, बाकी कारण होते हैं, यानी कि यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम होना, जैसे कि यूट्रस के अंदर कुछ पॉलिप्स हो सकते हैं। जो पॉलिप्स का मतलब होता है कि एक छोटा सा सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, लेकिन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है ये। तो कई बार यूट्रस के माउथ पे, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, वहां पे पॉलिप हो जाता है, या यूट्रस के अंदर भी पॉलिप हो जाता है। तो पॉलिप से क्या होता है, पॉलिप होने के बाद इट विल प्रेजेंट एज कि आपको जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी सी हैवी होती है, या फिर इन बिटवीन पीरियड्स के आपको स्पॉटिंग चलती रहती है, या पीरियड्स खत्म होने के बाद भी स्पॉटिंग होती है। तो पॉलिप्स आपको इस तरह से सिम्टम्स दे सकते हैं। कई पेशेंट्स को पॉलिप्स के साथ थोड़े पेनफुल पीरियड्स भी होते हैं। तो पॉलिप्स के लिए क्या करना है, पॉलिप्स अगर हैं आपको पहले तो कंसल्ट करना है। और हम कैसे डायग्नोज करते हैं पॉलिप्स को, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं, और उनको हिस्ट्रोस्कोपी या कैमरा डाल के नीचे के रास्ते ही निकाला जा सकता है। इट्स अ माइनर प्रोसीजर। नेक्स्ट जो होता है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स भी हम बोलते हैं कि यूट्रस का मोस्ट कॉमन ट्यूमर है फीमेल्स के अंदर। तो फाइब्रॉइड्स क्या है, फाइब्रॉइड्स की वजह से भी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है। फाइब्रॉइड्स भी एक तरह का ट्यूमर है, बट नॉन कैंसरस ट्यूमर है फाइब्रॉइड। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कैंसर है, डरने की बात है। कई बार फाइब्रॉइड्स हम रूटीनली किसी और चीज के लिए, पेट दर्द के लिए या किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो भी फाइब्रॉइड्स निकल के आ जाते हैं। छोटे फाइब्रॉइड्स हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अगर इस तरह के कोई फाइब्रॉइड्स हैं तो हमें उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो रही है, कैसे, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल पीरियड्स हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड्स चल रहे हैं, या फिर आपको जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं। नॉर्मली आपकी जो साइकिल थी वो आपकी 28 या 30 डेज की थी, लेकिन अब आपको पीरियड्स 21 डेज में आ जाते हैं या और भी जल्दी आ जाते हैं, तो वो फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकता है। अब फाइब्रॉइड्स को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे मैंने बताया, अगर छोटे फाइब्रॉइड्स हैं और उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो हमें उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। लेकिन आपको मिनिमल सिम्टम्स हैं तो कुछ मेडिसिन के द्वारा, कुछ मेडिसिन रहती हैं, साइक्लिकल मेडिसिन हैं, हार्मोनल, उससे भी हम आपके फाइब्रॉइड्स को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड बड़ा है, जो हैम्पर कर रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहा है, या फिर सिम्टम्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर उसको निकालना पड़ता है सर्जिकली। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम फाइब्रॉइड्स को निकाल सकते हैं, या फिर जिनकी फैमिली कंप्लीटेड है, बच्चे बड़े बड़े हैं, 40s की एज है, तो आप चाहें तो यूट्रस निकलवा सकते हैं, बट अदरवाइज लैप्रोस्कोपिकली खाली फाइब्रॉइड्स को भी निकाला जाता है। फिर आता है एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस, ये सारी टर्म्स मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप फेमिलियर हो। जब आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से, और वो आपको बोलते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो एडेनोमायोसिस भी एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, पेनफुल होते हैं, आपको पेन होता है पीरियड्स में। एडेनोमायोसिस क्या है, इट इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपकी जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ जाता है, मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। मेडिसिन से भी क्योर हो जाता है, साइक्लिकल हार्मोनल मेडिसिन होती हैं जिसको हम आपको 21 डेज के लिए देते हैं, वो एक तरीके का ट्रीटमेंट है। फिर एक डिवाइस होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, या हार्मोनल आईयूडी बोलते हैं हम जिसको, वो यूट्रस में लगा देते हैं, तो उससे भी एडेनोमायोसिस की प्रॉब्लम जो है कम हो जाती है। और जो इस तरह की आईयूडी है वो नॉर्मली 5 इयर्स तक रहती है। अदरवाइज सर्जरीज भी अवेलेबल हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी हो सकती हैं एडेनोमायोसिस के लिए, जिसमें जो एडेनोमायोसिस पार्ट है यूट्रस का उसको निकाला जा सकता है सर्जिकली, या फिर अगर वही है फैमिली कंप्लीटेड है तो लैप्रोस्कोपी द्वारा आप यूट्रस निकलवा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, मतलब यूट्रस की जो लाइनिंग थिक हो जाती है उसकी वजह से भी आपका जो पीरियड डिस्टर्बेंस इस एज ग्रुप में हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी हम आपकी हिस्ट्रोस्कोपी करके बायोप्सी ले सकते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, पिल्स द्वारा वो दिया जाता है, या फिर आपको जैसे मैंने बताया एडेनोमायोसिस के लिए तो हार्मोनल आईयूडी लगाई जा सकती है।
तो ये सारे रीजंस हैं बिसाइड्स आपकी डिस्टर्बेंसेस इन योर थायराइड, योर प्रोलैक्टिन। तो ये सारे स्ट्रक्चरल कॉजेज में हम कहते हैं कि यूट्रस के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है। कई बार ओवरी की सिस्ट भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं और मेंसेस जो है आपको जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं या प्रोलॉन्ग मेंसेस रहते हैं। तो ओवरी की सिस्ट के लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं, जिसमें कुछ तरह की सिस्ट होती हैं जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो भी उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है इनिशियल स्टेजेस के अंदर। अब एक एज ग्रुप होता है जो पेरीमीनोपॉजल, जैसे मैंने बताया कि मीनोपॉज अप्रोच करने से पहले, उस एज ग्रुप में भी यही मेन कॉजेस हैं, हार्मोनल कॉजेस होते हैं। लेकिन अब मीनोपॉज की एज क्या है? तो मीनोपॉज की जो एज है इट इज नॉट 35 और 40। वैसे बहुत सारे लेडीज आके मुझे पूछती हैं कि मेरे पीरियड्स कम आ रहे हैं, तो मीनोपॉज तो नहीं हो गया 40 या 41 की एज में। ऐसा नहीं है। मीनोपॉज की जो एज होती है वो हम मान के चलते हैं अराउंड 47-48 के आसपास। तो अगर उससे पहले आपको पीरियड्स बंद हो गए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो वो आपने इतनी जल्दी नहीं बंद होने चाहिए आपके पीरियड्स जो है। तो देन यू नीड सम ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट चाहिए उस चीज के लिए कि ताकि आपको रेगुलर साइकिल्स होते रहें। मीनोपॉज होने के बाद हम मीनोपॉज बोलते हैं अगर आपको 1 साल तक उस एज ग्रुप में पीरियड्स जो है बिल्कुल नहीं आते हैं, देन वी कंसिडर कि यू हैव अटेन्ड मीनोपॉज। लेकिन अगर 1 से 1.5 साल बंद होने के बाद फिर से आपको ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं, चाहे थोड़े आए या ज्यादा आए, तो हम उसको बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। तो वो एक थोड़ा सा इंडिकेशन है कि यू नीड टू कंसल्ट, बिकॉज वो एक हेल्दी चीज नहीं है। इस तरह की पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना एक साइन है कि हो सकता है कि यूट्रस का कोई कैंसर हो या सर्विक्स का कोई कैंसर हो, उसके लक्षण हो सकते हैं वो। तो हमें बायोप्सी करके लैप्रोस्कोपी द्वारा या जो उसको हिस्ट्रोस्कोपी बेसिकली हम बोलते हैं, दूरबीन द्वारा नीचे से चेक करके उसकी बायोप्सी करके ये जांचना जरूरी है कि वो कोई कैंसर में तो परिवर्तित नहीं होने वाला है वो चीज। बाकी और जो कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो ये पूछते हैं कि कैंसर से हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, यूट्रस के कैंसर से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, या सर्वाइकल कैंसर से हम कैसे प्रिवेंशन हो सकती है। तो सर्वाइकल कैंसर तो एक ऐसी चीज है जो प्रिवेंटेबल डिजीज में हम मानते हैं, जिसके लिए आप यंग गर्ल्स को वैक्सीन लगवा सकते हैं फ्रॉम एज ग्रुप 11 ईयर्स टिल 45। तो वैक्सीन अवेलेबल हैं सर्विक्स के कैंसर्स को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, यूट्रस के कैंसर के लिए तो मेनली सिम्टम्स ही हैं, ऐसे कोई प्रिवेंटिव। दूसरा एक मैं जो बताना भूल गई आपको, पैप्समेयर का टेस्ट होता है जो सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए होता है, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि सर्विक्स का जो कैंसर है वो होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है आपको। और यूट्रस के कैंसर के लिए कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करके। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। अगर मेंसेस में डिस्टर्बेंस हो रही है तो आपको उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर सकते हैं कोई यूट्रस के अंदर लाइनिंग तो थिकन नहीं है या फिर कोई कैंसरस कंपोनेंट तो नहीं ऐसा सजेस्टिव है, जिसको हम बायोप्सी द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ द टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी ले लेती हूँ, अगर किसी के सवाल आए हैं चैट बॉक्स में। एक क्वेश्चन पूछा है कि एडेनोमायोसिस का क्या ट्रीटमेंट है। तो एडेनोमायोसिस, जैसे मैंने बताया कि एडेनोमायोसिस एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, यूट्रस की कुछ इनहेरिटेड कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स के ऊपर एक तो डिपेंड करता है। अगर आप डिजायरस ऑफ प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और यूट्रस में एडेनोमायोसिस आया है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कुछ हार्मोनल टैबलेट्स होता है या इंजेक्शंस होते हैं। उसके बाद आपको कंसीव कराने की मेडिसिन दी जाती है। लेकिन अगर आपकी यू आर नॉट डिजायरस ऑफ ए चाइल्ड, प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं और एडेनोमायोसिस है, तो उसके लिए कुछ पिल्स होती हैं, काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं जो हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको 3 to 6 months आपने खाना है।
जिससे कि हम वो एडेनोमाइसिस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है डिजीज। और जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है एडेनोमाइसिस का वो है हार्मोनल डिवाइस लगाना यूट्रस के अंदर, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम उसको हिस्ट्रोस्कोपी से देखकर और लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इट्स अ हार्मोनल आईयूडी। ठीक है, तो उसको लगाने से भी यूट्रस थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी ठीक हो जाती है। there's one question जो पूछ रहे हैं, कैन बर्थ कंट्रोल पिल्स हेल्प रेगुलेट इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स? बिल्कुल ऋचा जी, ऐसा हो सकता है। जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब होती है उसको हम, अगर आप फैमिली नहीं चाह रहे हैं, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही उसको हम प्रिस्क्राइब की जाती हैं आपको, और जिसको आप आराम से 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बिकॉज आजकल जो पिल्स अवेलेबल हैं वो बहुत लो डोज पिल्स होती हैं, काफ़ी लोअर क्वांटिटी में हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर, और मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि आपको कोई क्लॉटिंग की हिस्ट्री नहीं है, तो आराम से इस तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से ट्रीटमेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन आया है कि क्या फाइब्रॉइड्स कैंसरस होते हैं या कैंसर में कन्वर्ट होते हैं? देखो, फाइब्रॉइड्स एज सच कैंसर्स नहीं होते हैं। फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं, बिनाइन ट्यूमर्स जिसको हम कहते हैं, और कैंसर में परिवर्तित होने की जो उनकी परसेंटेज है वो बहुत लो होती है, जो <1 बोलते हैं हम। और वो भी बहुत बड़े जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, जिसके 6 सेंटीमीटर्स या 10 सेंटीमीटर्स के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनमें ही थोड़ी सी जो भी <1% की पॉसिबिलिटी है। खाली बड़े फाइब्रॉइड्स में ही पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं, बट इट इज वेरी रेयर। एक क्वेश्चन किसी ने हमसे पूछा है, हाउ कैन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अफेक्ट फर्टिलिटी? देखो, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फर्टिलिटी पे डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। पहली चीज कि हम इरेगुलर किसको बोल रहे हैं। अगर आपकी साइकिल्स डिलेड हैं, आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जो मैंने रीजंस बताए, जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस किस वजह से हो सकती हैं, पीसीओडी आपको डायग्नोज हुआ है, या आपके थायराइड डिसऑर्डर्स हैं आपको कोई, या और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है जैसे प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, या कोई और हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है। आप दीज ऑल कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज करती हैं, और वही एक कारण होता है कि इनफर्टिलिटी होती है। तो उसको हमें उस अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। उस केस में हम नॉर्मली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं, बिकॉज आप डिजायरस हैं फर्टिलिटी के लिए, तो हम आपको ओवुलेशन वाली मेडिसिन देते हैं, या फिर आपके हार्मोन्स को पहले बैलेंस करने के लिए मेडिसिन देते हैं, और फिर फर्टिलिटी इनहेंसिंग मेडिसिन देते हैं ताकि आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। I think we don't have any more questions, so we can stop this. And thank you so much for listening to me. And we stay connected in future endeavors also. Thank you.